नमस्कार विद्वान साथियों, एक बार फिर से स्वागत है आपका एक और नए लाइव सेशन में। कैसे हैं आप? मनोविज्ञान के सेशन पिछले 2-3 दिनों से नहीं हुए हैं और मनोविज्ञान का जो टॉपिक है वो थोड़ा सा अपना पेंडिंग चल रहा है अधिगम का। तो आज इस टॉपिक को कवर करते हैं। कल ये टॉपिक पूरा हो जाएगा आपका। तो सबसे पहले आप सबका हार्दिक स्वागत, अभिनंदन, जय श्री राम, राधे राधे। कैसे हैं आयुष वर्मा जी एंड कुलदीप बिश्नोई, स्वागत आपका भी। और अब से जो है वो रोज अपन मनोविज्ञान का सेशन करेंगे और इसी महीने मनोविज्ञान पूरा हो जाएगा। मनोविज्ञान के कोई टॉपिक विशेष ज्यादा अलग नहीं है, वही है जो आपके रीड के अंदर थे 2022 में और 2021 में। इसमें से कुछ टॉपिकों को अलग करके आपका जो है आरटी अलग कर दिया गया है, उसको भी हम पढ़ेंगे और राजस्थान में शिक्षा से जुड़ी हुई योजनाएं भी पढ़ेंगे। तो आइए सबसे पहले मनोविज्ञान के इस सेशन को कंप्लीट करते हैं, अधिगम टॉपिक को कवर करने का प्रयास करते हैं। माया शेखावत जी कैसे हैं? ममता स्वागत आपका, कैसे हैं? वर्षा भटनागर जी, बबलू कैसे हैं आप? कोटा से हैं बबलू जी। और सेकंड ग्रेड सेकंड पेपर हिंदी के लिए टॉपिक वाइज क्वेश्चन की बुक बता दीजिए जी। हिंदी का हमें अभी कोई आइडिया नहीं है, हम कुछ नहीं बताएंगे आपको। मनोज कैसे हैं आप? लक्ष्मी बिश्नोई जी स्वागत आपका, कैसे हैं? आप सबका बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन। तो चलिए बिना समय गवाए आज के सेशन की अपन जो है वो शुरुआत करते हैं और चर्चा करते हैं अपने मनोविज्ञान के टॉपिक की। ये जो है वो आपका 18वां सेशन है। इससे पहले 17 सेशन जो है वो हो चुके हैं। अधिगम का अर्थ, अधिगम को प्रभावित करने वाले कारक। देखिए आपके सिलेबस में तो इतना ही है। पहला टॉपिक, मनोविज्ञान के एक टॉपिक को कई भागों में सिलेबस में बांट रखा है, लेकिन मैं पूरा टॉपिक आपको एक साथ ही जो है वो करवा रहा हूं। अभी हम मनोविज्ञान के सिद्धांत पढ़ रहे हैं। अभी हम क्या पढ़ रहे हैं? मनोविज्ञान के सिद्धांत पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो आइए चलिए आगे बढ़ते हैं। और कल हमने यानी लास्ट सेशन में हमने पावलोव को पढ़ा था, है ना। पावलोव के प्रयोग को हमने पढ़ लिया था, ये वाला हमने पढ़ लिया था पावलोव। पावलोव के जो ये सिद्धांत था, इसका शिक्षा में क्या उपयोग है, इसकी हमें चर्चा जो है वो करनी है। यानी शास्त्रीय अनुबंधन का जो सिद्धांत है, इसका शिक्षा में हम क्या उपयोग कर सकते हैं। तो देखिए भाषात्मक विकास में ये सहायक है। अगर बच्चों को अनेकों अनेक भाषाएं सिखानी है तो ये सहयोगी है। आदतों के निर्माण में ये बहुत ज्यादा उपयोगी है। आदत, नई आदत डालनी है, जैसे सुबह जल्दी उठने की आदत डालनी है, तो कोई ना कोई ऐसी चीज बच्चों को जोड़ दो। जैसे अगर तू जल्दी उठेगा तो तुम्हें रोज जो है चॉकलेट मिलेगी, है ना। इस तरीके की आदत चीजों से जो है बच्चों में आदतों का निर्माण किया जा सकता है। या फिर पुरानी जो आदतें होती है, सेकंड ग्रेड पेपर के लिए हमने अलग से क्लास बना रखी है, आप उसको देखिए और उसमें हमने सारी बुक वगैरह सब बताई है। एनसीईआरटी 6 to 10 हमने पहले से करवा रखा है। वन लाइनर क्वेश्चन, ज्योग्राफी, पॉलिटी और हिस्ट्री का आप जाके देख सकते हैं, प्लेलिस्ट बनी हुई है उसके लिए भी। ठीक है, देखिए आदतों का निर्माण इसकी सहायता से हम कर सकते हैं। प्लस बालक में संवेगात्मक अस्थिरता का उपचार कर सकते हैं हम। अगर बालक में संवेगात्मक अस्थिरता है या किसी चीज से उसको भय लगता है, जैसे आप कई बार क्वेश्चन में देखते हो इस तरीके के प्रैक्टिकल क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि एक बालक है जो पहले खरगोश से बहुत डरता था, फिर धीरे धीरे बालक जो है वो बालक को खरगोश के पास लाया जाता है, धीरे धीरे बालक जो है वो खरगोश से परिचित होता है और फिर बालक की गोद में जो है वो खरगोश रख दिया जाता है और बालक खरगोश से नहीं डरता है, वह उसके साथ खेलता है। तो ये क्या है? ये भी क्या है? शास्त्रीय अनुबंधन ही है कि धीरे धीरे आपने बालक के साथ जो है वो क्या खरगोश और बालक को आपस में कनेक्ट करा दिया है। या आप एक क्वेश्चन और देखते हैं कि बिजली चमकती है और बिजली चमक आवाज सुनाई देती है। ऐसे जब बारिश का मौसम होता है तो बिजलियां चमकती है और बादल के गड़गड़ाने की आवाज सुनाई देती है, जिससे बालक डरता है। यह भी किसका संबंध था? शास्त्रीय अनुबंधन का ही जो है वो संबंध है। अगर अब भी साफ नहीं दिख रहा है तो फिर कभी नहीं दिखेगा समनदीप कौर जी। इससे ज्यादा और कैसे दिखेगा साफ? आप अपने वीडियो की क्वालिटी को बढ़ाएं
है ना, समूह निर्माण करने में भी उपयोगी है ये, अभिवृद्धि का विकास करने में उपयोगी है ये, सामाजिकरण का विकास करने में भी उपयोगी है ये, और यह सिद्धांत शिक्षण में सर्वदर्शी सहायक सामग्री के उपयोग पर बल देता है। कौन सा सिद्धांत है, कौन सा वह सिद्धांत है जो कक्षा में सर्वदर्शी सामग्री के उपयोग करने पर बल देता है? कौन सा वह सिद्धांत है अधिगम का जो ये कहता है कि हमें कक्षा में ज्यादा से ज्यादा जो है वो दर्श सर्व सहायक सामग्रियों का उपयोग करना चाहिए? तो शास्त्रीय अनुबंधन का ये जो सिद्धांत है वो हमें कहता है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट जो सिद्धांत आता है वो आता है प्रबलन का सिद्धांत या पुनर्बलन का सिद्धांत या आवश्यकता का सिद्धांत कह लीजिए, अवकलन चालक न्यूनता का सिद्धांत कह लीजिए, या क्रमबद्ध व्यवहार का सिद्धांत कह लीजिए, या आप गणितीय निगमन का सिद्धांत कह लीजिए, जैविक अनुबंधन का सिद्धांत कह लीजिए। जनरली इस सिद्धांत को जो है वो पुनर्बलन या प्रबलन के सिद्धांत के नाम से हम जो है वो जानते हैं। प्रतिपादक थे इसके C.L. हल, जो अमेरिका के थे। C.L. हल का पूरा नाम है क्लार्क लेनोर्ड हल। C.L. हल ने 1915 में एक अपनी पुस्तक लिखी थी जिसका नाम था व्यवहार का सिद्धांत, और इसी पुस्तक में इन्होंने जो है वो यह सिद्धांत दिया था। यह है C.L. हल। कौन सी पुस्तक में C.L. हल ने जो है वो प्रबलन का सिद्धांत दिया था? कौन सी पुस्तक में दिया था? तो आप बता सकते हैं, व्यवहार का सिद्धांत नामक इन्होंने पुस्तक प्रकाशित की थी 1915 में, उसमें। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट आता है कि C.L. हल के अनुसार सीखना आवश्यकता की पूर्ति द्वारा होता है। अगर आपको किसी चीज की आवश्यकता है तभी आप सीखोगे। ये बात किसने की? C.L. हल ने कही कि अगर आपको आवश्यकता है तभी आप सीखोगे, बिना आवश्यकता के नहीं सीखोगे। मैं ऐसे उदाहरण देता रहा हूं कि मान लो आज आपसे ये कह दिया जाए कि रोज 1 घंटे तुम्हें गाड़ी सीखनी है, गाड़ी चलाना, आपको लगेगा कि आपका टाइम बर्बाद हो रहा है, आप नहीं जाओगे सीखने। हो सकता है एक दिन चले जाओ लेकिन दूसरे दिन नहीं जाओगे। क्यों नहीं जाओगे? क्योंकि आपके लिए अभी गाड़ी सीखना उपयोगी नहीं है, क्योंकि ना तो आपके पास गाड़ी है और ना ही अभी ऐसी हमारी स्थिति है बेरोजगारी में कि हम गाड़ी अभी खरीद सकते हैं। तो आज हमारे लिए गाड़ी सीखना क्या नहीं है? आवश्यक नहीं है। हमारे लिए गाड़ी सीखना उपयोगी नहीं है, तो हम गाड़ी सीखेंगे नहीं। आज हमारे लिए पढ़ना उपयोगी है तो हम पढ़ेंगे। हम क्या करेंगे? पढ़ेंगे। यही बात कह रहा है कौन? हल कह रहा है कि सीखना आवश्यकता की पूर्ति द्वारा होता है। कोई चीज हम सीख रहे हैं और उस सीखने से आपकी आवश्यकता की पूर्ति हो, तभी तो आप सीखोगे भाई। हमारा कुछ फायदा होना चाहिए सीखने से। मान लीजिए आप इस परिवार में पढ़ रहे हैं, ठीक है, 2021 से पढ़ रहे हैं। 2021 में आपने मनोविज्ञान पढ़ा और आपके 15 नंबर आए। 2022 में मनोविज्ञान पढ़ा, आपके 15 नंबर से ज्यादा या 15 नंबर के करीब ही आए, है ना, 15 नंबर ही आए। तो क्या आप 2022 में पढ़ोगे? क्या यहां से नहीं पढ़ोगे, क्योंकि आपको कोई फायदा ही नहीं हो रहा है। जब किसी बच्चे को या किसी काम करने वाले को या सीखने वाले को किसी कार्य को करने की कोई आवश्यकता नहीं है या आवश्यकता नहीं है, तो सीधी सी बात है कि वो उस चीज को नहीं सीखेगा। लेकिन जैसे किसी चीज की हमें आवश्यकता है, जैसे मान लीजिए आपका सिलेक्शन हो चुका है और आपको जो है कहीं ड्यूटी मिल गई है घर से दूर, और आपका पहला ही दिन है और आपको भूख लग गई है, और गांव में है तो गांव में जनरली कोई होटल वगैरह तो होता नहीं है, तो सुबह तो आपने वहीं मिड डे मील में भोजन कर लिया बच्चों के साथ। जो मिड डे मील बनाने वाली बाई थी उसको कह दिया कि बाई जी टाबरा ने भोजन देने के बाद थोड़ा भोजन आपने ऑफिस में भेज दो, और प्रिंसिपल जी को भी आपने कह दिया कि गुरु जी आज पहला दिन है तो मत तो ठीक खासी। तो दिन में तो आपने मिड डे मील खा लिया। रात को पहले तो आपने सोचा कि रात में ऐसे ही सो जाऊंगा, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन रात को 10 बजे आपको भूख लग गई। 10 बजे आपको क्या लग गई है? भूख लग गई है। तो कुछ ना कुछ तो करोगे ना आप। आपकी आवश्यकता है भोजन, और आपके पास जो है वो पड़े हुए हैं क्या, एक 10 रुपए वाले बीकाजी भुजिया पड़े हुए हैं,
और आप जिस रूम में रह रहे हैं, जिसका घर आपने किराए लिया है, उसके घर पर प्याज का एक कट्टा पड़ा हुआ था। एक कट्टा जानते हो, प्याज का कट्टा, प्याज होते हैं जिसमें। तो आपने उस घर में एक बच्चे को कहा कि बेटा 2 प्याज ये ले गया ना, और आपने प्याज काटे, एक मिर्च और मंगा ली, मिर्च काटी, भजिए में मिलाए और सब कुछ खा के सो गए। आपकी क्या हो गई, आवश्यकता की पूर्ति हो गई। यानी कहने का अर्थ है कि हम वही काम, हम कोई काम तभी करते हैं, हम कोई काम तभी करते हैं तब जब हमें उस काम से क्या हो, फायदा हो, या हमारी आवश्यकता की क्या हो, पूर्ति हो। जब आवश्यकता की पूर्ति हो अथवा अन्यथा नहीं। यह अधिगम सिद्धांत थार्नडाइक व पावलोव के सिद्धांत पर ही आधारित था। अब आप कहोगे कि सर कैसे आधारित था? पावलोव ने तो यह कहा था कि शास्त्रीय अनुबंधन जुड़ जाता है ना। पावलोव ने तो यह कहा था कि शास्त्रीय अनुबंधन जुड़ता है, घंटी के साथ लार आ गई। तो यह सिद्धांत तो पुनर्बलन का सिद्धांत है, आवश्यकता का सिद्धांत है। पावलोव के सिद्धांत से कैसे जुड़ा यह सिद्धांत, देखिएगा। पावलोव ने क्या दिखाया हमें कि कुत्ते को भोजन दिया गया, भोजन को देखते ही लार आई, फिर घंटी, फिर दूसरे दिन क्या किया, घंटी बजाई, भोजन दिया और लार आई। सोचिए कि कुत्ते का संबंध क्यों जुड़ा घंटी के साथ? कमेंट करके बताएं कि कुत्ते का संबंध क्यों जुड़ा घंटी के साथ, घंटी के साथ उसका शास्त्रीय अनुबंधन क्यों जुड़ा, क्यों जुड़ा? मीना जी बताएं। क्यों जुड़ा संबंध? कुत्ते का संबंध घंटी से क्यों जुड़ा, क्या कारण था उसके पीछे? जल्दी से कमेंट करके बताओ। बाकी कमेंट तो आप बहुत अच्छे कर लेते हो, कोई काम का कमेंट, बात बताओ फट से। नीड के कारण, यानी आवश्यकता के कारण। आवश्यकता क्या थी? भोजन। कुत्ता हमेशा याद रखना, आपने पावलोव का प्रयोग पढ़ा, आपने थार्नडाइक का पढ़ा, आपने बाकी प्रयोग पढ़े, कुत्ता भी भूखा होता है, बिल्ली भी भूखा होता है, जो भी प्रयोग करता है, कबूतर भी भूखा लेता है, चूहा भी भूखा लेता है। यानी प्रयोगकर्ता हमेशा भूखे जानवरों को लेते हैं, भूखे जीवों को लेते हैं। क्यों? क्योंकि अगर भूखा है तभी तो उसको भोजन की आवश्यकता होगी। अब कुत्ते को चाहिए था भोजन, कुत्ते की आवश्यकता क्या थी? भोजन थी। कुत्ते को पता था कि यार ठीक है, घंटी घंटी बाज बुझ के किया भी रोटड़ी मिल रहा तो ठीक है, भूख तो मिटेगी। तो इस कुत्ता उस लालच में था। किसके लालच में था? भोजन प्राप्त करना। तो भोजन के लालच में उसका शास्त्रीय अनुबंधन हुआ घंटी के साथ। यही बात क्या कहता है? ये कहता है, हल कहता है कि जिस काम को करने से हमें फायदा होता है उस काम को करना हम जल्दी सीख जाते हैं, आसानी से सीख जाते हैं। जिस कार्य को करने से हमें कोई फायदा नहीं होता है हम उसको नहीं सीखते हैं, बस खेल खत्म। ये बात है, दुनिया क्या है? स्वार्थी है। मैं भी स्वार्थी, आप सब स्वार्थी, हम सभी स्वार्थी हैं। हमें अपना थोड़ा फायदा चाहिए ना। अगर किसी काम को करने से अपना फायदा नहीं होगा तो हम वो काम नहीं करेंगे, सीधी सी बात है ना। स्किनर ने इस सिद्धांत को अधिगम का सर्वश्रेष्ठ और आदर्श सिद्धांत कहा। स्किनर ने किस सिद्धांत को सर्वश्रेष्ठ और वह आदर्श सिद्धांत का है? आदर्श सिद्धांत का है तो आवश्यकता के सिद्धांत को। स्किनर ने इस सिद्धांत को चालक न्यूनता का सिद्धांत भी जो है वो कहा है। और यह सिद्धांत सीखने में आवश्यकता तथा पुनर्बलन के सकारात्मक संबंध पर बल देता है। यह सिद्धांत क्रियाओं को वास्तविक जीवन से संबंध जोड़ने पर बल देता है। और प्रयोग किस पे किया था? हल ने चूहे पे प्रयोग किया। क्या प्रयोग किया था? कोई बता सकता है आप में से? चूहे पर क्या प्रयोग किया हल ने? चूहे को भूल भुलैया में छोड़ा और एक बार उसने भोजन रखा और एक बार उसने भोजन रखा नहीं। तो जिस बार भोजन रखा तब तो वो चूहा जल्दी से भूल भुलैया से बाहर आ गया कि चलो बाहर जाते ही भोजन मिलेगा, है ना। भाई
मान लो कि थाने में आ कहूं कहते पढ़ो 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 और हमारे परिवार से पढ़ो यानी ए चैनल से पढ़ो, थाने रीट में बहुत फायदो मिले सी, मुख्य परीक्षा में बहुत फायदो मिले सी, लेकिन थे जाके देखो रीट को पेपर देने जाओ पर्सन एक ही नहीं आवे। मान लो XYZ, एक उदाहरण मान लो कि आप किसी कोचिंग में पढ़ते हैं, ठीक है, और उस कोचिंग का बहुत बड़ा नाम है, बहुत बड़ा नाम है, आप उस नाम को देख के उस कोचिंग में चले गए, आपने पढ़ाई भी की, लेकिन जो उन्होंने पढ़ाया उसमें से पेपर में बहुत कम आया, इतना कम आया कि आप दुखी हो गए, आप संतुष्ट नहीं हो पाए, तो क्या फिर आप वहां पे दोबारा जाओगे क्या? तो सोचा गए ना तो आप लगा हमारी कोचिंग में पढ़ लिया, आप भाई इतना पैसा लगा गए। कोचिंग के पैसे नहीं लगते, कोचिंग के बाहर खाने पीने के भी तो बहुत सारे पैसे लगते हैं, रहने के पैसे लगते हैं, तो दोबारा आप नहीं जाओगे। सीधा सीधा अर्थ है कि जहां से अपने आवश्यकता पूर्ति नहीं होती है हम उस कार्य को दोबारा नहीं करते हैं, हम उस कार्य को दोबारा नहीं करते हैं या उस कार्य को हम सीखते भी नहीं हैं। तीसरा सिद्धांत आता है सक्रिय अनुबंधन का सिद्धांत, अन्य नाम है इसका क्रिया प्रसूत सिद्धांत, इसे आरस थ्योरी भी कहते हैं, इसे नैमित्तिक अनुबंधन का सिद्धांत भी कहते हैं, इसे धनात्मक अनुबंधन का सिद्धांत भी कहते हैं, इसे संभावित पुनर्मिलन का सिद्धांत भी कहते हैं, BF स्किनर ने दिया था। कार्यात्मक प्रतिबद्धता का सिद्धांत भी कहते हैं। प्रतिपादक कौन थे? स्किनर थे। कब? 1938 में, अमेरिका के थे ये। क्रिया प्रसूत व्यवहार क्या है? वह व्यवहार जिसमें उद्दीपक की जानकारी न हो, जैसे कि महाभारत में कहा था कि कर्म करो फल की इच्छा ना रखो। क्रिया प्रसूत व्यवहार क्या होता है? जिसमें कर्म करो फल की इच्छा ना रखो। यह सिद्धांत प्रभाव के नियम पर आधारित है। आजकल क्या आप पर और मुझ पर यह सिद्धांत लागू होता है कि कर्म करो और फल की इच्छा ना करो? क्या इस वर्तमान कलयुग समय में यह रूल लागू होता है? आज अगर भगवान कृष्ण खुद आकर कहे लोगों से या आपसे मुझसे कि बेटा काम तो करता रहो लेकिन थाना काम करने से के मिलसी, बैंक टेंशन ना लो, क्या आप काम करोगे? क्या मैं काम करूंगा? क्या? मैं नहीं करूंगा, आप भी नहीं करोगे, कोई नहीं करेगा। आप अपने घर पर जो है वो कोई काम करवाना चाहते हो, जैसे मान लो कोई चेजे बैठे हो काम है और मजदूर न बुलाए हो, ठीक है, तो मजदूर से सौ पहले थे बात कर सो, मजदूर पूछी, मजदूर ने पूछो भाई कितना पैसा ले सी? मजदूर कैसे 500 रुपए ले सो। तो मजदूर काम क्यों कर रहा है? क्योंकि उसको पता है कि वो पूरे दिन काम करेगा तो उसको 500 रुपए मिलेंगे। आप क्यों पढ़ रहे हैं? क्योंकि आपको पता है, पहले से पता है कि अगर आप अच्छा पढ़ेंगे तो आप गवर्नमेंट टीचर बन जाएंगे। मैं क्यों पढ़ा रहा हूं? मैं इसलिए पढ़ा रहा हूं, मुझे पहले से पता है कि अगर मैं अपने परिवार में अपने इस चैनल पर अच्छा पढ़ाऊंगा तो इसकी अच्छी उन्नति होगी तो और इसके परिवार के सदस्य बढ़ेंगे, परिवार के सदस्य बढ़ेंगे तो चैनल बड़ा होगा तो मैं बड़ा होऊंगा, और मैं बड़ा होऊंगा तो 2 रुपए भी ज्यादा मिलेंगे। सीधी बात है, ये बातें मुझे पहले से पता है, ये बातें आपको भी पहले से पता है। ये हर व्यक्ति जो काम करता है उसको पहले से पता होती है। तो फिर ये सिद्धांत क्यों दिया गया? ये तो कहता है कि कर्म करो फल की इच्छा ना करो, लेकिन ये सिद्धांत आज लागू नहीं होता है। वर्तमान समय में लागू कैसे करें इसको? देखिए क्या है ये सिद्धांत, क्रिया प्रसूत व्यवहार, यह व्यवहार जिसमें उद्दीपक की जानकारी नहीं होती है। पावलोव को आपने पढ़ा, पावलोव ने पहले ही दिखा दिया था कुत्ते को कि तुम्हें भोजन मिलेगा। भोजन देखने के बाद ही तो लार आई थी कुत्ते के, ऐसे थोड़ी है कि भोजन उसको दिखाया नहीं लार आ गई, भोजन के कारण लार आई थी, तो उद्दीपक के बाद अनुक्रिया हुई थी। इस सिद्धांत को एसआर थ्योरी क्यों कहते हैं? देखो पहला एक सिद्धांत आगे आएगा, थार्नडाइक का सिद्धांत, RS थ्योरी का। एस का अर्थ होता है उद्दीपक और आर का मतलब होता है रेस्पॉन्स यानी क्रिया। जनरली
वर्तमान में हम इसी सिद्धांत पर कार्य करते हैं। थार्नडाइक का सिद्धांत है ये, SR थ्योरी, जिसमें उद्दीपक पहले दिखता है और उस उद्दीपक को देखने के बाद, यानी उस उद्दीपक के कारण हम क्या करते हैं, क्रिया करते हैं। उद्दीपक के कारण हम क्या करते हैं, क्रिया करते हैं। लेकिन स्किनर ने सिद्धांत दिया RS थ्योरी का, उल्टा कर दिया इसका उल्टा कर दिया कि काम पहले करो और उद्दीपक का पता ही नहीं आपको क्या मिलेगा, लेकिन मिलेगा। यहां पर टाबर ने कई बार बुढ़ावा को नहीं आएंगे का बेटा तू वो काम कर तो न की मैं चीज दिस, लेकिन इसमें भी उद्दीपक आ गया, कुछ ना कुछ तो देगा। इस सिद्धांत को समझते हैं थोड़ा सा, इस सिद्धांत को थोड़ा सा समझने का प्रयास करें और गहराई से समझने का प्रयास करें। इस सिद्धांत में क्या किया, एक चूहे को एक बॉक्स में बंद करा, इस बॉक्स में चूहे को बंद कर दिया गया और इस बॉक्स में कहीं पर भी, कहीं से भी कुछ भी नहीं दिख रहा था ऐसा जो चूहे के लिए क्या हो, उद्दीपक हो। जनरली हमने पीछे बिल्ली का प्रयोग देखा था, तो बिल्ली के प्रयोग में बाहर मछली का टुकड़ा दिख रहा था ना, बिल्ली को तो बाहर मछली का टुकड़ा दिख रहा था, तो बिल्ली उस मछली के टुकड़े को प्राप्त करने के लिए झपट्टा मारने का प्रयास कर रही थी। बिल्ली को तो बाहर मछली का टुकड़ा दिख रहा था, तो उद्दीपक था। लेकिन इस प्रयोग में थार्नडाइक ने क्या किया कि कोई भी उद्दीपक रखा नहीं, लेकिन इसमें भी चूहा भूखा था। कभी आप अंधेरे कमरे में गए हो, आजकल तो जनरली लाइट जाती नहीं है, मुझे याद है हम जब बचपन में थे छोटे तो कभी कभी लाइट चली जाती थी, कभी कभी क्या रोज लाइट जाती थी। आप एक ऐसे अंधेरे कमरे में पहली बार जा रहे हैं जहां आपको नहीं पता है कि स्विच कहां लगा हुआ है, बटन कहां है जिससे आप लाइट ऑन कर सकें। कमरा बिल्कुल डार्क है, कुछ नहीं नजर आ रहा है और आप कमरे में चले गए, प्रवेश कर गए, तो आपको क्या आवश्यकता है, बताओ आपको क्या आवश्यकता है? बटन जिससे आप क्या जला सके, लाइट जला सके। आपकी आवश्यकता बटन है, लेकिन बटन का पता नहीं आपको कहां है बटन। तो क्या आप अंधेरे में ऐसे चुपचाप खड़े हो जाओगे कि कोई बात नहीं, अंधेरे है तो रात रात खड़ा रहा? आप क्या करोगे, ऐसे करोगे, है ना, ऐसे दीवार पर ढूंढते चलोगे, है ना। जनरली दिमाग लगाओगे कि गेट का कन्ने सी बटन होगो, है ना, दीवार के ऊपर ऐसे देखोगे कि नहीं देखोगे, बताओ, ढूंढोगे कि नहीं ढूंढोगे बटन? चलो आपका घर है तो आपको पता है, लेकिन अनजान जगह पर हो आप, जहां आपको पता नहीं है, तो आप अपने पूर्व ज्ञान का प्रयोग वगैरह करके जो है पता लगाने का प्रयास कर रहे हैं कि बटन कहां है, और बटन को ढूंढेंगे फिर उसको दबाएंगे। ये पहला दिन। दूसरे दिन भी उसी रूम में गए, क्योंकि आप वहां पर जॉब करते हैं और जब आप आते हैं तो लाइट रहती नहीं है। दूसरे दिन जाएंगे तो फिर आप बटन ढूंढेंगे, लेकिन दूसरे दिन पहले दिन की तुलना में आप जल्दी बटन ढूंढ लेंगे। तीसरे दिन आपको और जल्दी बटन मिल जाएगा, चौथे दिन आप बटन ढूंढ ही लोगे। लेकिन आप इंसान हैं, आप पहले दिन जब बटन ढूंढ लोगे ना, तो दूसरे दिन आपको मिनट लगेगी, पट दिन से जाके बटन दबा देगा। क्योंकि पशु और इंसानों में अंतर भी तो है भाई। पशुओं को 10 बार लगती होगी कोई चीज समझने में, जानवरों को 10 बार लगती होगी किसी चीज को समझने में। हम तो इंसान हैं, हमारे पास बुद्धि है ज्यादा, तो हम उस चीज को जल्दी सीख जाते हैं। हम बुद्धि के कारण उस चीज को जल्दी सीख जाते हैं। लेकिन हमें कुछ पता नहीं था, हमारे लिए कोई उद्दीपक नहीं था। अच्छा गुरुजी, कई जगह तो मैं जावा बट उद्दीपक होवे क्यों होवे जी, कई जगह बोल्ड हो नहीं लाइट का, बाग मायने एक बत्ती लागेड़ी है जिसका नाम इंडिकेटर का, वो अपने लिए उद्दीपक है जी। आप अंधेरे कमरे में गया और आपने एक कानी बत्ती छोटी सी बत्ती जगती दिखी, बोर्ड के अंदर इंडिकेटर हुआ नहीं, इंडिकेटर जग तो दिखो तो थे, फिर यहाँ हाथ यहाँ हाथ करो तो सीधा जाओगा, जठा बत्ती दिख रही है, बैठे जाओगे, बटन दबा देगा। तो वो तो पहले से उद्दीपक है।
यही प्रयोग यहां किया कि चूहे को एक बंद कमरे में, बंद पिंजरे में डाला और इसको भूख लगी हुई थी बहुत जोर की, और पिंजरे के अंदर कुछ बटन लगा दिए, कुछ बटन लगा दिए। अब देखो, भूखा व्यक्ति हो चाहे भूखा पशु हो या भूखा कोई भी हो, भूखा हमेशा भोजन प्राप्त करने का प्रयास करेगा। अब इसको यह तो पता नहीं था चूहे को कि भोजन मिलेगा क्या, लेकिन इसने सोचा कि मैं पिंजरे से बाहर निकलूं, तो इसने ऐसे हाथ पंजे मारने शुरू कर दिए और इसका बटन, इसका पैर जो है वो, इसका जो पंजा है वो बटन पे लगा। बटन पे लगते ही इसमें से एक रोटी का टुकड़ा आके पड़ा और रोटी इसने खा ली। अब इसको पता चला कि यार, काम करने से कुछ ना कुछ तो मिलता है, यानी मैंने कुछ ना कुछ ऐसे किया, हाथ पैर मारे तो मुझे कुछ ना कुछ मिला, लेकिन पहले मुझे तो पता नहीं था। अब इसके लिए ये रोटी का टुकड़ा उद्दीपक बन गया, और अब ये बार बार जो है वो क्या करता है, हाथ पैर मारने लगा, और धीरे धीरे ये सही बटन को ढूंढ लेता है कि इस बटन को दबाने से ही रोटी मिलती है। इस सिद्धांत में अनुक्रिया और उसके बाद मिलने वाले परिणाम को महत्वपूर्ण माना गया। मान लीजिए ये चूहा बहुत आधे घंटे तक कूदता रहता और ये बटन बटन सब दबा लेता, और फिर भी अगर इसको भोजन नहीं मिलता तो फिर ये निराश हो जाता। जैसे मान लो कई बच्चे ऐसे होते हैं, बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो बार बार पेपर की तैयारी करते हैं, कोई 2015 से लगा है, कोई 2011 से, कोई 12 से, कोई 18 से, और सैकड़ों पेपर दे दिए लेकिन फिर भी सिलेक्शन नहीं होता है। हमारे पास बहुत सारे कॉल आते रहते हैं, गुरुजी 5 साल हो गया, पढ़ भी तो पढ़ लियो, फिर भी सिलेक्शन को नहीं रही, अब तो बिल्कुल निराश हो गया मैं, अब तो पढ़नो जी कौन करे, पढ़ाई से विश्वास ही उठ गयो। क्यों? क्योंकि वो बार बार प्रयत्न करते रहते हैं लेकिन उनको पुनर्बलन नहीं मिल पा रहा है पॉजिटिव। जब हमें किसी क्रिया करने के बाद नेगेटिव पुनर्बलन मिलता है तो हम क्या होते हैं, निराश हो जाते हैं और उस कार्य को छोड़ने का मन करता है। ये तो हमारी मजबूरी है कि हमारे पास ऑप्शन नहीं है कोई दूसरा। पढ़ाई के अलावा क्या ऑप्शन है? खेती करना ऑप्शन है बस, वो तो अंत में करनी पड़ेगी अगर नहीं सफल हुए तो, है ना। लेकिन आपका आज चयन हो जाता है, यहां मुख्य परीक्षा में आप 3rd ग्रेड टीचर बन जाओगे ना, तो आपको पॉजिटिव पुनर्बलन मिल जाएगा। तो आप क्या करोगे, फिर 2nd ग्रेड अध्यापक भी बहुत जल्दी बन जाओगे, आप 1st ग्रेड अध्यापक भी बहुत जल्दी बन जाओगे, क्योंकि आपको पता चल गया है कि सही तरीके से अगर मेहनत की जाए तो परिणाम आता है। तो यही इसमें बात कही गई है कि पुनर्बलन, आप को क्रिया करने के बाद जो पुनर्बलन मिलता है वह आपके सीखने को प्रभावित करता है। अगर पॉजिटिव पुनर्बलन मिलेगा, मान लो आप कक्षा में हैं, बच्चों को प्रश्न पूछ रहे हैं, बच्चे ने सही उत्तर दिया और आपने उसको शाबाश कहा, आपने उसको वेरी गुड, जैसे सुंदर सुलेख लिख के लाया, वेरी गुड दिया, तो बच्चा बड़ा खुश होता है। याद करो ना अपने बचपन के दिन, अपने बचपन के दिन याद करो। मुझे याद है हम गुड और वेरी गुड के लिए घंटों घंटों सुलेख लिखते थे कि सुंदर हो जाए, और फिर जब मैडम जी वेरी गुड लिखती थी ना तो ऐसे लगता था कि 2000 रुपए का नोट है ये। और सब बच्चों को दिखाते थे आज वेरी गुड मिला है, आज वेरी गुड मिला है, आज वेरी गुड मिला है। घर पे आके घर वालों को भी दिखाते थे कि वेरी गुड मिला है, बड़ी खुशी होती थी। पुनर्बलन ही तो था ये। और जिस दिन मार पड़ती थी उस दिन निराश हो जाते थे, यार आज तो मार पड़ गई, गुरुजी शनिवार चढ़ा दियो। यही पुनर्बलन है। इसमें प्रयोग किया चूहे पर स्किनर बॉक्स बनाया। इस सिद्धांत में शेपिंग अर्थात आकृतिकरण, श्रृंखलाबद्धता, स्किनर बॉक्स, वचन, मैगजीन प्रशिक्षण का प्रयोग किया गया। आधार वाक्य कहता है कि किसी क्रिया को करने के बाद यदि बल प्रदान करने वाला उद्दीपक मिलता है तो इस क्रिया को करने की शक्ति में वृद्धि हो जाती है। उस क्रिया को करने की शक्ति में वृद्धि हो जाती है। जैसे मान लो रीट 2021 में किसी बच्चे के 100 नंबर बने और इस बार उसके 120 बने, तो उसमें जोश आ जाएगा, यार पिछली बार सरल पेपर हो जब अपना 100 बनया, बार थोड़ा पेपर कठिन हो फिर भी आप 120 बना लिया, अर्थ के आप होशियार। अब आप रीट मुख्य परीक्षा में भी क्या कर सका, नाको लगा सका, है ना। ये क्या है, मोटिवेट करता है आपको। नेक्स्ट देखिए,
पुनर्बलन अनुसूचित शब्द का प्रयोग करने वाले व्यक्ति कौन थे? ये जो पुनर्बलन अनुसूचित शब्द है या पुनर्बलन जो शब्द है, इसका प्रयोग करने वाले बीएफ स्किनर ही थे। और यह अधिगम सिद्धांत मात्रात्मकता के आधार पर सर्वाधिक मापनीय है। क्रिया प्रसूत जो सिद्धांत है वह सिद्धांत का शिक्षा में क्या उपयोग किया जा सकता है? यह सिद्धांत बालक के शब्द भंडार को बढ़ाने में उपयोगी है। यह सिद्धांत आत्मविश्वास को बढ़ाने व चिंताओं को दूर करने में सहायक है। यह सिद्धांत निदानात्मक व उपचारात्मक शिक्षण में उपयोगी है। अभिकर्मित अनुदेशन को गति प्रदान करने में सहायक है। यह सिद्धांत सकारात्मक पुनर्बलन देता है। यह व्यवहार परिमार्जन में भी सहायक होता है। व्यवहार परिमार्जन का अर्थ क्या है? व्यवहार में सुधार करने में भी ये क्या होता है? सहायक होता है। व्यवहार में सुधार करने में भी। नेक्स्ट देखिए, समीपता अनुबंधन का सिद्धांत किसने दिया था? एडविन गुथ्री ने खरगोश पर प्रयोग किया था। इस सिद्धांत में उत्तेजना और अनुक्रिया के संबंध पर बल दिया गया था। ठीक है, ये ज्यादा महत्वपूर्ण सिद्धांत नहीं है। इसके बाद आता है अधिगम के संज्ञानवादी सिद्धांत। जो संज्ञानवादी मनोवैज्ञानिक थे उनके, जिसमें सबसे पहले आते हैं जिन प्याजे का सिद्धांत। जिन प्याजे ने 1923 में एक पुस्तक लिखी थी जिसका नाम था बाल चिंतन की भाषा। और इनके जो प्रयोग किए थे वो किए थे किसने? जिन प्याजे के सिद्धांत पर प्रयोग किसने किए थे? लॉरेंट एंड ल्यूसिन एंड जैकलिन नाम के मनोवैज्ञानिक थे। यानी जिन प्याजे ने तो सिद्धांत दिया और इस सिद्धांत के आधार पर प्रयोग इन्होंने किए थे। जिन प्याजे के अनुसार बौद्धिक विकास की अवस्था कौन सी है? ज्ञानात्मक अवस्था में सबसे पहली अवस्था है क्रियात्मक संवेदनात्मक अवस्था। इसे आप इंद्रिय गामक अवस्था भी कहते हैं। क्या कहते हैं? इंद्रिय गामक अवस्था। ठीक है, 0 से 2 वर्ष की होती है। जिन प्याजे से एक क्वेश्चन निश्चित तौर पर पूछा जाएगा आपसे। ठीक है, एक क्वेश्चन आपसे निश्चित तौर पर पूछा जाएगा। 0 से 2 वर्ष की अवस्था कौन सी बताई जिन प्याजे ने? क्रियात्मक संवेदनात्मक अवस्था या इंद्रिय गामक अवस्था। इस अवस्था के बारे में स्किनर ने कहा कि इस अवस्था में बालक जो है वो अपने इंद्रियों के माध्यम से सीखता है। 5 इंद्रियां होती है हमारी, स्पर्श इंद्री, सुनने की इंद्री, सूंघने की इंद्री, स्वाद इंद्री, है ना। तो इन 5 इंद्रियों से हम क्या करते हैं? सीखते हैं। दृश्य इंद्री। इस अवस्था में बालक संवेदना तथा शारीरिक क्रियाओं के द्वारा क्या करता है? सीखता है। वातावरण से स्वयं को अलग समझता है, अनुकरण करता है अपने बड़ों का। क्रिया और उसके परिणाम में संबंध स्थापित करना। स्वार्थी व आत्म केंद्रित होता है बालक। किस अवस्था में बालक स्वार्थी होता है, आत्म केंद्रित होता है? तो क्रियात्मक संवेदनात्मक या इंद्रियगामक अवस्था में। वस्तु स्थायित्व के गुण किस अवस्था में बालक में आ जाते हैं? तो 20 से लेकर 24 महीने का जो बच्चा होता है उसमें वस्तु स्थायित्व के गुण आ जाते हैं। वस्तु स्थायित्व का अर्थ क्या है? मैं आपसे कहूं पेन, तो आपके दिमाग में पेन का चित्र बन जाता है। यानी किसी वस्तु को बालक उसके नाम से पहचानने लगता है। इसे कहते हैं वस्तु स्थायित्व। क्या कहते हैं इसको? वस्तु स्थायित्व कहते हैं। नेक्स्ट देखिएगा, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था है दूसरी। पूर्व संक्रियात्मक अवस्था होती है 2 से लेकर और 7 वर्ष तक, जिसमें क्या होता है? बालक में भाषा का विकास प्रतीकों के माध्यम से होता है। जैसे कि कैसे कबूतर, ये प्रतीक हो गया ना। ऐसे एप्पल, ये क्या हो गया? प्रतीक हो गया ना। तो इस तरीके से बालक जो है वो प्रतीकों के माध्यम से सीखता है। बालक में अनुकरण व खेलने की प्रवृत्ति पाई जाती है। बालक अभिनय करता है, स्वांग करता है। कदी दादो बन जाए, गेडियो लेगे, या कदी दादी बन जाए, माँ की चुनरी ओढ़ गए। बालक क्या करता है? अभिनय करता है। इस अवस्था में स्वयं से बात करता है ना, खुद से बात करता है। किस अवस्था में बालक स्वयं से बात करता है? पूर्व संक्रियात्मक। उसके कुछ दोष भी है। ये संजीववाद, यानी इस अवस्था में बालक हर वस्तु को सजीव समझने लगता है। जैसे कि क्वेश्चन पूछा जाएगा आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि किस अवस्था में बालक अपनी परछाई, किस अवस्था में बालक कहता है कि उसकी परछाई उसका पीछा कर रही है? किस अवस्था में बालक कहता है कि
हाँ, अनुकरण दोनों में आएगा। इसमें ज्यादा अनुकरण है, उसमें कम अनुकरण है। इस अवस्था में बालक कहता है कि उसकी परछाई उसका पीछा कर रही है। पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में क्यों? क्योंकि बालक हर वस्तु को क्या मानने लगता है? सजीव मानने लगता है। अहम भाव इसमें सबसे ज्यादा पाया जाता है, जैसे मेरा पीछा कर रही है। अनपलटन की अवस्था होती है। अनपलटन, नियम के अर्थ को न समझ पाना। इस अवस्था में बालक क्या होता है? जैसे 2 से 7 वर्ष का, यानी शुरुआती दौर में बच्चा जो है वो चीजों को, तथ्यों को नहीं समझ पाता। जैसे कौन सा उसका जूता सही है, कौन सा उसका गलत है, कौन सा जूता कौन से पैर में पहने, है ना। इस तरीके की चीजों को बच्चा नहीं समझ पाता है, इसे कहते हैं अनपलटन का नियम। जैसे कभी कभी छोटा बच्चा बनियान उल्टी पहन लेता है, क्योंकि उसको पता नहीं है सुल्टी कौन सी है। जिस जूता है इस पैर का, इस पैर में पहन लेता है ना। ऐसा नहीं होता है। ये कोई क्वेश्चन नहीं है कि ऑप्शन दोनों हो तो, सुनीता शर्मा जी, ये कोई ऑप्शन नहीं, ऐसा क्वेश्चन नहीं होता है ना। सीधा सीधा क्वेश्चन पूछा जाएगा, पूर्व संक्रियात्मक या कौन सी अवस्था में बालक जो है वो अनुकरण करता है। तो अनुकरण इस अवस्था में ज्यादा करता है, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में, याद रखना। मूर्त संक्रियात्मक अवस्था 7 से 11 वर्ष। अरे ये चीजें तो याद करने की जरूरत नहीं है आपको, सुनीता जी, ये चीजें तो याद करने की जरूरत नहीं है। आपके सामने जब ऐसे क्वेश्चन आए तो आपके घर में कोई बच्चा होगा छोटा, कोई छोटी लड़की, कोई छोटा बच्चा, आपके भाई का, भाभी का, है ना, बहन का, तो आप उसको याद कर लिया करो। आप ना करो, मैं जी निमुड़ी को अनुकरण करना सीखियो को 2-3 साल में नहीं, बस सगड़ा को अनुकरण कर लग जाती है, सगड़ा ही नकल कर लेती है ना, काम कर लेती छोटा छोटा। क्योंकि 2 साल को बच्चों जो हो जाए, ज्यादा सक्रिय हो जाए। तो मनोविज्ञान तो इसो क्वेश्चन है, बाल मनोविज्ञान में बाल विकास तो आप अपने घर में बैठे बैठे सीख सका, सारी चीजें ना आप अपने घर में जोड़ सका। तो घर में बच्चा भी हुए, बाल मनोविज्ञान यानी बालक को मनोविज्ञान, तो आसानी से याद हो जाओ, कोई दिक्कत ही को नहीं आता है। जितो ज्यादा इन्हें सरल कराएगा भी तो ही ज्यादा सरल होते जाओ। मूर्त संक्रियात्मक अवस्था आती है 7 से लेकर 11 वर्ष। मूर्त का अर्थ क्या होता है? प्रत्यक्ष, प्रत्यक्ष होता है। मूर्त रूप से तर्क करना, विचारों को क्रमबद्धता व जटिलता आ जाती है, दिशाओं का ज्ञान बच्चे को हो जाता है। अब बच्चा इस अवस्था में प्रत्यक्ष चीजों को जो है वो समझने का प्रयास करता है ना, प्रत्यक्ष चीजों को समझने का प्रयास करता है। पलटन का गुण आ जाता है इसमें, इस अवस्था में बच्चे में पलटन का गुण आ जाता है। अब 7 से 11 वर्ष का बच्चा कभी उल्टा जूता कौन पहने, ना कभी उल्टी चप्पल पहने। अब मान लो आप जैसे बच्चे को, जैसे कई बार क्या होगा, घर में माँ भोजन डाले बच्चे, या घरे खीर बनी है ना, तो ए और बी 2 बच्चे हैं, है ना। ए बड़ा है और बी क्या है, छोटा है, छोटा है। दोनों की आयु क्या है, इसकी भी लगभग 11 वर्ष है और इसकी जो है वो 10 वर्ष है। दोनों में पलटन का गुण आ गया। माँ ने क्या किया, ए को तो डाली खीर, ए को खीर डाली, छोटी प्याली है, ये प्याली छोटी है और इसको भर के डाल दिया, ठीक है। और बी को जो है वो ऐसे डाला बड़ा प्याले में, और बड़े प्याले में थोड़ी कम डाली, घर में प्याली ऐसी थी। माँ ने तो दोनों को 2-2 चम्मच ही डाली है, लेकिन प्याले को देखने में ऐसा लग रहा है कि बड़े वाले को तो भर के दिए और छोटे वाले को कम दिए। अब ये दोनों बच्चे 11 और 10 वर्ष के हैं, तो इनमें कोई झगड़ा नहीं होगा। लेकिन यही बच्चे अगर 3 साल के होते तो लड़तो, और छोटी और नाराज हो जातो, खीर छोड़ दे तो, है ना, नाराज हो जातो, रोने लग जाए, तो मैंने तो कम गाल दी है खीर, है न गाल दी ज्यादा, क्यों मैं तो कौन खाऊं। क्यों? क्योंकि इनको पता ही नहीं था कि खीर बराबर है, पात्र छोटा बड़ा है, ये पता नहीं था इनको 3 साल की उम्र में। लेकिन चूंकि अब ये 11-10 साल की उम्र में है, 7-8 साल की उम्र में, तो अब इनको पता है कि बेटा पात्र छोटो बड़ो है, खीर तो बीती ही है। आ रहा है समझ में? समय ज्यादा लग सकता है लेकिन समझ में अच्छे से आना जरूरी है, कोई दिक्कत नहीं है, बताते रहना आप,
बीच में कमेंट करते रहना, कमेंट करते रहोगे तो फिर मैं आपकी बातों को समझता रहूंगा और जो चीज समझ में नहीं आएगी उसको फिर से समझाने का प्रयास करेंगे। फिर आती है चौथी औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था, 12 वर्ष के बाद होती है। अमूर्त चिंतन पाया जाता है, अपसारी चिंतन करने लगता है, निगमन तर्क करने लगता है और समस्या समाधान तथा निर्णय करने की शक्ति का विकास भी हो जाता है और सभी मानसिक क्रियाओं का विकास इस अवस्था में हो जाता है। जिन प्याजे का योगदान क्या था शिक्षा में, जिन प्याजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है, यानी संज्ञानात्मक विकास कंटिन्यू चलता रहता है, आपका निरंतर चलता रहता है, जो निम्न या उच्चतर हो सकता है। यानी इस विकास की गति कभी धीमे हो सकती है, कभी ऊंची हो सकती है, यानी ज्यादा हो सकती है, बट रुकता नहीं है ये। और जिन प्याजे ने समस्या समाधान व्यवहार पर बल दिया, जिज्ञासा प्रवृत्ति को जागृत करने पर बल दिया, खेल विधियों के प्रयोग पर भी इन्होंने बल दिया है। इसके बाद इन्होंने 2-3 शब्द बताए, जैसे स्कीमा क्या होता है। कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है स्कीमा के बारे में। देखो ये अधिगम टॉपिक जो है पढ़ाने को एक दिन में भी पढ़ाया जा सकता है, लेकिन इसमें समझने वाली बात है, अधिगम टॉपिक से कम 3 या 4 क्वेश्चन हर पेपर में आते हैं। अधिगम जो टॉपिक है वो मनोविज्ञान में सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक है और हमें स्कूल में पढ़ाना है और हमें अधिगम आना जरूरी है। तो इस टॉपिक से जो है वो सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसीलिए इस टॉपिक में थोड़ा समय ज्यादा लग रहा है ताकि हम अच्छे से समझ पाए, हमारा समझना जरूरी है। ठीक है। स्कीमा क्या होता है? प्रत्येक व्यक्ति का वस्तु व्यक्ति जीवन की परिस्थितियों के साथ व्यवहार करते समय कुछ अपना खुद का तरीका होता है, वही स्कीमा कहलाता है। देखो आप जितने भी बच्चे हैं, मैं हूं, हम सबका अलग अलग तरीका है। बोलने का तरीका आपका कुछ हो सकता है, मेरा कुछ हो सकता है। पढ़ने का तरीका भी अलग है। जैसे कोई बैठ के पढ़े, बेड पर बैठ जाए आराम, आगे किताब रख के पढ़े। कोई कहेगा कुर्सी पर बैठ के पढ़े, आगे मेज रखे। कोई के यहाँ खड़े खड़े चालते पढ़े, हाथ में किताब है, पढ़ तो जा रहे हो, घूम तो जा रहे हो। कोई मेरे पर को सो के पढ़े, यहाँ तकिए के ऊपर रख के सरे, आहा, फिर सुते सुते नींद आ जाए, है ना। तो हर व्यक्ति का एक यूनिक जो तरीका होता है किसी कार्य को करने का, हर व्यक्ति का जो यूनिक तरीका होता है किसी कार्य को करने का, वो ही उसकी स्कीमा कहलाता है, वही उसका स्कीमा कहलाता है। क्या कहलाता है? स्कीमा कहलाता है। अच्छा, स्कीमा में परिवर्तन भी हो सकता है हम चाहें तो। मानव विकास के 3 पक्ष है, याद रखना। एक है जैविक परिपक्वता, दूसरा है भौतिक पर्यावरण से प्राप्त अनुभव और तीसरा है सामाजिक पर्यावरण से प्राप्त अनुभव। इनमें संतुलन स्थापित करने वाली शक्ति व संज्ञानात्मक संरचना में परिवर्तन करने वाली शक्ति ही क्या है? स्कीमा है। आप जैसे जैसे बड़े होंगे आप में जैविक परिपक्वता आएगी, आप जैसे जैसे लोगों के संपर्क में आएंगे, आपको अनुभव होगा, तो आपको भौतिक पर्यावरणीय जो है वो परिपक्वता आएगी और तीसरा आएगा सामाजिक पर्यावरण से प्राप्त अनुभव। यानी हम 3 तरीके से जो चीजों को सीखते हैं, एक मैच्योरिटी से, एक समाज के साथ अनुभव करके, और एक जैसे परिवार में हम रह रहे हैं, जैसे वातावरण में हम रह रहे हैं, उस वातावरण से हमें प्राप्त होता है। अभी बताया ना स्कीमा क्या होता है। स्कीमा क्या होता है? स्कीमा क्या होता है? आपका कार्य करने का या आपका एटीट्यूड, आपका व्यवहार ही आपका स्कीमा है। आप किसी के बारे में क्या सोचते हैं, आप किसी के बारे में किसी के साथ कैसा व्यवहार करते हैं, आप किसी कार्य को किस तरीके से करते हैं, यह आपका स्कीमा है। यह आपका क्या है? स्कीमा है। एक तरीके से यह कह लीजिए कि एक तरीके से यह आपका क्या है? कार्य करने का तरीका है, आपका सोचने का तरीका है, आपका दृष्टिकोण है। ये आपका दृष्टिकोण ही आपका स्कीमा होता है कि आपका दृष्टिकोण कैसा है। जैसे कई लोग ईर्ष्यालु है, गाना आपा मारवाड़ी में क्या बड़ोकड़ा ईर्ष्या करा। दूसरा घरे कोई जिया चीज आ जा, बांग घरे तो कुल्लर लाग रहे, मारे को लागे, मैं बांग रात में तोड़ गया हूं।
उसकी साड़ी मेरी साड़ी से ज्यादा सुंदर क्यों है, इस तरीके की चीजें होती है। तो कोई व्यक्ति होता है बिल्कुल टेंशन फ्री, और वाह यार तेरा सिलेक्शन हो गया, बहुत मजा आया भाई, पार्टी लेंगे रूम पर में। और अब नहीं देख, मैं तो बेरोजगार हूं, तू नौकरी लाग गयो, तो अब मैंने नहीं किताबा किताबा पैसा है, कोई फार्म भरना का पैसा, तेना सहायता करनी पड़ेगी एक बार 1-2 साल जब तक मैं नहीं लागू। कोई टेंशन नहीं है उसको, वो बिल्कुल जेलसी नहीं कर रहा है। कोई लोग जेलसी होते हैं, कोई नहीं होते हैं। तो हर व्यक्ति का जो अलग तरीके से सोचने का या उसका जो व्यवहार है, वही क्या है, आपका स्कीमा है। और ये स्कीमा इन तीनों के कारण बनता है, जैविक परिपक्वता के कारण, भौतिक पर्यावरण के साथ अनुभव के कारण, और सामाजिक पर्यावरण के अनुभव के कारण। एक होता है आपका सात्मीकरण या आत्मीकरण। आत्मीकरण क्या होता है ये जरूर समझना, यहां से क्वेश्चन पूछा जाता है। जब पुराने विचारों में, यानी ओल्ड जो आपके थॉट है, पुराने विचारों व अनुक्रियाओं में नए यानी न्यू विचार जुड़ जाते हैं, ओल्ड प्लस न्यू बराबर क्या बन जाता है, आत्मीकरण बन जाता है। पेपर में बड़ा कंफ्यूजन होता है, याद रखना। आत्मीकरण क्या है, आत्मीकरण क्या है? जैसे मान लीजिए कि आप कॉलेज में पढ़ने वाले लड़के हैं और आप किसी लड़की के बारे में ये सोचते ना रहे, आज छोरी तो कोई काम की क्या, तो बहुत नखरा आ रही है कि हाँ बहुत ज्यादा नखरा करने आ रही है, चिड़ोकली पड़ी है। ये आपने जब कॉलेज में गए शुरुआती 10 दिन में आपको ऐसा लगा, तो आपको ऐसा अनुभव हुआ कि ये चिड़ोकली है, और आपके मन में एक धारणा बन गई, आपके स्कीमा बन गया कि ये लड़की चिड़ोकली है। लेकिन एक दिन वो लड़की आपसे रजिस्टर मांगने आई और 5-1 मिनट थे, बात करी आपस में, या पढ़ाई लिखाएगी, जो थान ध्यान पड़ेगा ना रहा तो बहुत बढ़िया है, इसका तो बोलने का जो तरीका है वो बहुत अच्छा तरीका है, मैं तो दिखाना ही सोचा होगा चिड़ोकली है। पुराना आपका जो सोचने का तरीका था, जो पुराने विचार थे, उनको आपने नए विचारों के साथ क्या कर दिया, अपग्रेड कर दिया। पुराने विचारों, पुरानी अनुक्रियाओं में नए विचारों व नई अनुक्रियाओं को समाहित कर लेना क्या कहलाता है, आत्मीकरण या सात्मीकरण कहलाता है। आत्मीकरण या सात्मीकरण कहलाता है। ठीक है, दूसरा समझन। नए विचारों में, न्यू विचारों में ओल्ड विचारों का, ओल्ड नए के अंदर क्या, नए के साथ क्या, ओल्ड पुराने विचारों व अनुक्रियाओं का समाहित कर लेना समझन कहलाता है। तीसरा आता है संतुलनीकरण। नई स्कीमा विकसित करके पुरानी स्कीमा में परिवर्तन कर लेना, नई स्कीमा विकसित करके पुरानी स्कीमा को बदल देना या उसमें परिवर्तन कर लेना संतुलनीकरण कहलाता है। अंतर्दृष्टि का सिद्धांत पढ़ेंगे कल, अंतर्दृष्टि का सिद्धांत पढ़ेंगे कल। इतना आपको समझ में आ गया होगा। अगर समझ में आ गया तो आप बता सकते हैं, अगर कोई दिक्कत है तो कमेंट में लिख सकते हैं। अभी के लिए बस इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। आप सब लोग अपना कीमती समय निकाल के आए इसके लिए, और फिर मिलते हैं एक और बेहतरीन सेशन में। तब तक के लिए पढ़ते रहे। 3 बजे